Hello and welcome to the another class of computational physics. Uh, यह हमारी दूसरी क्लास है कंप्यूटेशनल फिजिक्स की। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बातें की थी। ठीक है, और कंप्यूटर कैसे काम करता है ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बातें की थी, क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस, कैसे काम करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने सीपीयू की बात की थी, सीपीयू क्या होता है। ठीक है, और क्या मेन काम है सीपीयू का। ठीक है, उसके बाद में हमने कंपोनेंट्स की बात की थी सीपीयू की, और उसके बाद में हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखा था कंप्यूटर का, जिसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वो कैसे काम कर रहे थे। कंट्रोल यूनिट की बात की थी हमने। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात की थी हमने, मेमोरी यूनिट की बात की थी हमने। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर मेमोरी की बात की थी हमने। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई थिंक कुछ लोग थे क्लास में कल, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है कल की क्लास में, ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि क्या कंफ्यूजन है, उसको क्या समझ नहीं आया था कल की क्लास में। क्या किसी को कंफ्यूजन है कोई किस कल की क्लास में? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कल की क्लास में जो आपको समझ ना आया हो, वो आप पूछ सकते हैं। नो? तो आगे बढ़े फिर। ठीक है, देखो कल हमने अपनी क्लास छोड़ी थी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। माइक्रोफोन ऑफ है आपका। देखो जब मैं बोलूंगा आपको माइक्रोफोन बोलने के लिए, जब अलाउ करूंगा तो आप बोल सकते हैं। अभी फिलहाल आप मैसेज कर सकते हैं। जब मैं आपको क्वेरीज वगैरह का मौका दूंगा तब आप क्वेरीज करना। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास है तो क्लास लेते हैं पहले। मैं आपको टाइम दूंगा अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। ठीक है, आप उसमें क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी। अभी क्लास है तो क्लास करते हैं। ओके सर। देखो सेकेंडरी मेमोरी की बात की थी हमने कल। हमने रैम के बारे में पढ़ा था। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारा टेम्परेरी तौर पे डेटा सेव रखती थी। लेकिन अगर हमें परमानेंटली डेटा को सेव रखना होता था तब क्या करते थे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते थे। जैसे अगर हम बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो डेटा है अपना उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, परमानेंटली अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं। डेटा क्या हो सकता है आपका, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपकी कोई इमेज फाइल आपका डेटा हो सकती है, आपका कोई ऑडियो फाइल आपका डेटा हो सकता है, आपकी कोई वीडियो फाइल आपका डेटा हो सकता है। ठीक है, आपका कोई मूवी आपका डेटा हो सकता है। इस तरीके से आपका कोई डेटा है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्या करती है, आपकी जो स्टोरेज है उसको परमानेंट स्टोर करके रखती है, आपका जो डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर करके रखती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में बात करें तो क्या है, मैग्नेटिक टेप्स। देखो ये पहले यूज होती थी, ये पहले यूज होती थी। क्या होता था इनमें कि हम लोग अपने जो डेटा है ना उसे सेव करके रखते थे। आपने देखा होगा ना कि पहले जो टेप्स आती थी, जो कैसेट टाइप में, जिनके अंदर ब्लैक ब्लैक फिल्म जो निकलती थी, वो मैग्नेटिक टेप्स होती थी अपनी, वो प्ले होती थी तो हमारा डेटा क्या होता था, वहां पे रिट्राइव होता था। फिर उसके बाद में आया मैग्नेटिक डिस्क साइन, जो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगती है वो क्या करती थी, ये भी हमारा परमानेंट डेटा को स्टोर करने का काम करती थी। ये अभी भी यूज होती है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, उसके बाद में सीडी, डीवीडी, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क हुआ करती थी, जिनके अंदर हम क्या करते थे, डेटा स्टोर करके रखते थे। ठीक है, इनमें क्या होता था, हमारा जो सेक्टर बने होते थे उनमें डेटा स्टोर होता था। ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इनके अंदर क्या होता था कि हमारा जो डेटा है वो सेक्टर में स्टोर होकर हुआ करता था। ठीक है, ये हमारे क्या थे, सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा डेटा है उसको परमानेंटली सेव करने का काम किया करते हैं ये। ठीक है,
उसके बाद में कैश मेमोरी क्या होती थी? देखो ये सेम एस रैम की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जब हमें डेटा की नीड होती है तो उसको रिट्राइव करके दे देते हैं। जैसे एक्सेस करना हो हमें कोई डेटा, तो उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है ये जो कैश मेमोरी है वो। ठीक है, ये क्या होता है देखो मैं बता दें, इट इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर। ठीक है, बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये क्या करता है कि जो हमारी मेन मेमोरी है और सीपीयू उसके बीच में काम करता है। ये क्या करता है, हमारे डेटा को सेव करता है, और जब भी हमें रिट्राइव करना होता है तो बहुत फास्टली तरीके से डेटा को क्या करता है, रिट्राइव करके दे देता है। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके लेवल्स होते हैं L1, L2, L3। L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश, ये इसके लेवल्स होते हैं। एक तरीके से मेमोरी होती है, L1 मेमोरी, L2 मेमोरी एंड L3 मेमोरी। ठीक है, इस तरीके से इसके लेवल्स होते हैं। उसके बाद में देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करें, जैसे हमने मेमोरी की पहले बात की थी, मेमोरी हमारी दो टाइप की होती थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन अब उस मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लिमिट होगी उसकी। ठीक है, कोई ना कोई मेजरमेंट होगी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि मेमोरी कितने लिमिट की है। जैसे हम देखते हैं ना, अपनी अगर पेन टैब देखा हो या आपने अपना मोबाइल देखा हो, तो उसमें हम स्टोरेज देखते हैं कि उसकी स्टोरेज कितनी है। जैसे 8 GB की स्टोरेज है, 16 GB की स्टोरेज है, 32 GB की स्टोरेज है। ठीक है, जैसे चिप आया करती थी पहले, मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, उनमें क्या होता था कि वो जैसे 8 GB की मेमोरी कार्ड खरीदी है मैंने, 4 GB की मेमोरी कार्ड खरीदी है मैंने, 16 GB की मेमोरी कार्ड खरीदी, या 32 GB की मेमोरी कार्ड खरीदी। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता था, हमारे स्टोरेज डिवाइस वो आते थे, कार्ड्स। ठीक है, उसमें क्या होता था, हम डेटा सेव करके रखते थे, लेकिन अब उनकी एक लिमिट होती थी कि क्या लिमिट है उनका उनका एक साइज हुआ करता था। ठीक है, वो कैसे डिफाइन होता है? देखो सबसे पहले बिट आती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर में वो है बिट। उसके बाद आता है निबल। ठीक है, उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट। ठीक है, इस तरीके से चलता जाता है। अब देखो आगे देखते हैं, तो बिट क्या होती है? The first memory location in the computer is bit. It is the smallest measurement unit for the data held in primary memory and the storage devices is a bit. Okay, ये क्या होती है? ये 0 और 1 को स्टोर करने का काम करती है। जो बाइनरी नंबर होते हैं हमारे, उनको स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, the smallest measurement unit for data in primary memory and storage devices. Okay, रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज 0 और 1। ये बेसिकली क्या करती है, हमारा 0 और 1 को ही स्टोर करके रखती है। क्या मेरी स्क्रीन स्क्रीन जो है दिखाई नहीं दे रही है? उसके बाद आता है निबल। निबल क्या होता है? देखो निबल होता है एक, जो बिट्स होती हैं आपकी उनका ग्रुप होता है। उस ग्रुप में कितने बिट्स होती हैं आपकी? 4 बिट। ठीक है, बेसिकली एक निबल में 4 बिट्स आपकी स्टोर होती हैं। ठीक है, उसको निबल कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? It is a fixed number of bits. It is different from computer to computer, but the same for each device. Compute to store information in the form of words. Means जैसे सपोज करो अभी क्या हो रहा था, 0 1 की फॉर्म में हमारे जो डेटा है ना वो स्टोर हो रहा था, लेकिन अभी क्या करना है हमें? अब हमें लेटर की फॉर्म में या अल्फाबेट के फॉर्म में हमें डेटा को स्टोर कराना है। तो हम लोग, हमारे पास में क्या आया? वर्ड नाम का एक मेमोरी यूनिट आया। ठीक है, ये क्या करता था? अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स दैट वेरीज अक्रॉस कंप्यूटर बट रिमेन्स कंसिस्ट विद इन ईच डिवाइस। ओके, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। समझ में आया? वर्ड। ठीक है, ये क्या करता था कि जैसे बिट और निबल में क्या था कि हमारे 0 और 1 स्टोर हुआ करता था, लेकिन जब वर्ड आया तो वर्ड में क्या हुआ, हमारा जो कैरेक्टर होते थे वो स्टोर होने लगे। ठीक है, उसके बाद में वाइट। देखो वाइट क्या होता है? द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा इज द बाइट। इट इज इट हैज 8 बिट्स इन इट। बाइट कैन therefore represent 2 multiply 8 for 20 256 वैल्यूज। मीन्स क्या होता है इसमें कि आपका जो बाइट है वो
से मिलके बना होता है, 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है आपका, जबकि 8 बिट होंगी उनको मिला के क्या बनेगा आपका, देखो बिट। बेसिकली बाइट में क्या होता है, आपका जो 8 बिट होती है कंडीशन होता है, 1 बाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 8 बिट्स, ये केवल 8 बिट के डेटा को स्टोर करा के रखती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो 56 वैल्यूज, जो 56 कैरेक्टर्स है वो स्टोर 1 बाइट के अंदर। ठीक है, और क्या करता है, डॉक्यूमेंट फोटोज एंड images। उसके बाद आता है किलोबाइट। किलोबाइट में क्या होता है, किलोबाइट के अंदर आपका ये बाइट होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं 1 किलोबाइट। ठीक है, 1024 बाइट को मिला के बनता है 1 किलोबाइट। किलोबाइट जिसको हम केबी भी बोलते हैं। ठीक है, 1024 बाइट को मिला के क्या बनता है, 1 केबी बनता है। यूज टू डिनोट स्मॉल साइज एंड डेटा स्टोर। ठीक है, उसके बाद 1 किलोबाइट कैन होल्ड अ स्मॉल इमेज अराउंड 1024 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट, विच मीन्स आप 24 जो है ना, क्या कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, टेक्स्ट के कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं 1024 किसके अंदर, 1 किलोबाइट के अंदर, मतलब 1 केबी के अंदर। इट इज frequently show up in the text document or spreadsheet and small image files। ओके, उसके बाद में क्या है कि इक्वल्स टू 1024 बाइट्स डिनोट स्मॉल साइज एंड स्टोर कैपेसिटीज, कैन होल्ड स्मॉल लार्ज इमेजेस और अराउंड 1024 कैरेक्टर ऑफ फाइल। क्या करता है ये, इमेज होल्ड कर सकता है, कोई भी छोटी इमेज है ना, स्मॉल साइज इमेज, उसको होल्ड कर सकता है, उसको स्टोर करा के रख सकता है, और 1024 कैरेक्टर वाली कोई टेक्स्ट फाइल है उसको स्टोर करा के रख सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मेमोरी यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद में मेगाबाइट। मेगाबाइट सेम एज किलोबाइट, ये किससे बना होता है, 1024 किलोबाइट्स को मिला के बनता है 1 मेगाबाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता है, जिसमें हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स को, ठीक है, उनको स्टोर करा के रख सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, आप जो कोई फोटो क्लिक करते हैं, आपकी जो फोटो होती है वो 1 MB की, 2 MB की, 3 MB की, 5 MB की या 10 MB की, इस तरीके से आती है। तो उसके अंदर कितने किलोबाइट होते हैं, 1024। ठीक है, 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, कंपेरिजिंग 1024 किलोबाइट। ठीक है, और उसके बाद में कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू किलोबाइट। किलोबाइट छोटी यूनिट है, उसके बाद में थोड़ी बड़ी यूनिट होती है मेगाबाइट, जिसको हम MB बोलते हैं। उसके बाद में होल्ड्स लॉन्गर टेक्स्ट, लंबे टेक्स्ट को कंटेन करके रख सकता है, हाई रेजोलेंस की इमेजेस को स्टोर करके रख सकता है, और शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और मेजर फाइल्स साइजेस ऑफ म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट पैकेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स में, शॉर्ट सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, ठीक है, उनको क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है इजीली। सेम एस गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है ना, MB की लार्जेस्ट यूनिट है, 1024 मेगाबाइट को मिला के बनता है 1 गीगाबाइट, जिसको हम GB बोलते हैं। ठीक है, ये और थोड़ा उससे हाई लेवल वाला है, जिसके अंदर और ज्यादा हाई लेवल का डेटा स्टोर होता है हमारा। ठीक है, देखो, इक्वल 1024 मेगाबाइट ऑफर्स सफिशिएंट डेटा स्टोरेज स्पेस। ठीक है, और सुटेबल फॉर लार्जर फाइल्स, जैसे फुल फोटो एल्बम्स, हाई डेफिनेशन मूवीज एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मीन्स जो हमारी हाई फाइल्स है ना, हाई डेफिनेशन वाली मूवीज हुई, हाई डेफिनेशन वाले फोटोज हुए, ठीक है, हाई डेफिनेशन वाले सॉफ्टवेयर हुए, उनको क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। बेसिकली ये हाई बेसिकली एक ऐसे डेटा को स्टोर करके रख सकता है जो ज्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, टेराबाइट सेम ऐसे ही है। जो है ना, टेराबाइट आपका 1024 गीगाबाइट मतलब GB को मिला के बनता है 1 टेराबाइट। ठीक है, अगेन ये
है गीगाबाइट की। ठीक है, इसके अंदर भी हम वही सेम डेटा रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, स्टोरेज हमारी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। उसके बाद पेंटाबाइट। पेंटाबाइट कैसे बनता है? 1024 टेराबाइट को मिला के बनता है एक पेटाबाइट, टीबी जिसको हम बोलते हैं। अगेन इसके अंदर हाई डेफिनेशन डेटा स्टोर होता है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज, वीडियो फाइल्स, डेटाबेसेस होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हेक्साबाइट्स जिसको हम ईबी बोलते हैं, 1024 पेटाबाइट को मिला के बनती है एक ईबी। अगेन ये वही है, इसके अंदर हाई डेफिनेशन का डेटा स्टोर होता है, जिसमें जैसे हम बात करें डेटा वेयर हाउसेस की या फिर किसी कंपनी की, तो वो सारे क्या कर सकते हैं, उनके पास में डेटा ज्यादा होता है, तो वो हाई डेफिनेशन वाले मेमोरी यूनिट्स को लेते हैं। उसके बाद में जेटाबाइट है, जेटाबाइट, यूटाबाइट। ठीक है, अगेन ये वही है, 1024 एक्साबाइट को मिला के बनता है 1000 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट को मिला के बनता है यूटाबाइट। ठीक है, वही सेम है, डेटा का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहे हैं, ज्यादा स्टोरेज को यूज कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो कम था, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो, सेम वही है, इसमें हमने ये बताया कि कितने बाइट होते हैं उसके अंदर। जैसे मैं की बात करूं, 1 बिट में क्या होता है, 8 बाइट होती है। ठीक है, 1/8 बाइट। उसके बाद की थी हमने 4 बाइट। 4 बाइट 1/बाइट रियली। की बात की थी मैंने, बाइट होती है 8 बिट्स है, 1 बिट, वो 1 बाइट सॉरी। ठीक है, उसके किलो बाइट के अंदर कितना होता है, 1024 बाइट, 1024 बाइट्स। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स। और ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है हमें कि कितने, अगर मैं टेराबाइट की बात, बाइट में कितने बाइट्स, उसकी मेजरमेंट्स है। ठीक है, उसका यूनिट है ये। उसके बाद में मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकती है। लेकिन जो हमारी स्टोरेज होती है वो क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सकती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारी रेम आती थी, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, लेकिन स्टोरेज के अंदर क्या आता है, हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी या फिर एचडीडी। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, टेम्परेरी तौर पे डेटा को सेव करना। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दोगे या बंद कर दोगे, तो डेटा जो तुम्हारा टेम्परेरी तौर पे स्टोर हुआ है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर उसको डिलीट कर देगा। लेकिन नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है, परमानेंटली आपका रिमेनिंग सेव रहता है। ठीक है, वो परमानेंटली आपका सेव रहता है, वो लॉस नहीं होता है आपका। उसके बाद में लोकेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये केवल लोकेशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, में जो लोकेशन होती है वो आपकी जा सकती है, लॉस्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ कैप्ट रहेगी, स्टोर रहेगी। स्मॉलेस्ट स्पेस कंपेयर टू स्टोरेज। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें क्या होता है कि कम स्पेस होता है हमारा, लेकिन स्टोरेज के अंदर क्या होता है, हमारी लार्ज मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद में लेस स्पेस, एग्जांपल 8 GB फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, जो हमारे 8 GB से छोटे प्रोग्राम होते हैं वो रन होते हैं हमारे इसके अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है, लार्ज डेटा है उसको स्टोर करा रहे हैं। बेसिकली यही है मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, रिफर टू वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। उसके बाद में रिफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेचर। आई होप आपको ये यूनिट्स ऑफ मेमोरी समझ में आए होंगे। क्या आपको मेमोरी यूनिट्स ऑफ मेमोरी समझ में आए? एनीबडी? ठीक है, ये आपके क्या थे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद में आते हैं क्या होता है। देखो, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पहले भी बात की थी। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है, इन द वर्ड्स। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
to execute the user's command and tell the computer what to do, for example MS Word and MS Excel and PowerPoint, which means सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं, जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर चलता है, कंप्यूटर को पता पड़ पाता है कि कंप्यूटर को एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। और जो यूजर ने कमांड एक्जीक्यूट करा पाता है वो, ठीक है, कंप्यूटर को करना है। जैसे एमएस वर्ड का एग्जांपल ले हम, तो एमएस वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, एमएस वर्ड में बेसिकली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, उसमें एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, मतलब हम यूजर हैं और जो करना चाहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे एक फाइल बनानी है, ये इसकी हेडिंग है, ये इसका पैराग्राफ है, ये इसकी इमेजेस हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूजर जो है ना कमांड देता है, कराता है कौन, एक सॉफ्टवेयर। ये ऐसे ही है एमएस वर्ड और पावर पॉइंट। जो आप पावर पॉइंट देख रहे हैं, ये सेम जो आप पीपीटी देख रहे हैं पावर पॉइंट के ऊपर बनी हुई है, पावर पॉइंट से ही प्रेजेंट हो रही है आपको। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स, विंडोज, आपने नाम सुना होगा, मैक ओएस एप्पल में जो आता है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर जिसको हम बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर जिसको हम कंप्यूटर में चलाते हैं ना, ड्राइवर वगैरह कभी लॉस हो जाया करते थे पहले हमारे विंडोज 7 वगैरह के अंदर, जब हम डिवाइस ड्राइवर डालते थे तब जाके हमारा माउस वर्क करता था या कीबोर्ड वर्क करता था या इंटरनेट वर्क करता था, हमें वहाँ पे डिवाइस ड्राइवर डालने पड़ते थे। इंटरप्रेटर या कंपाइलर ये अगेन ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एमएस वर्ड हुआ, फोटोशॉप हुआ, ठीक है, एमएस एक्सेल हुआ, पेंट हुआ, नोटपैड हुआ, ठीक है। और अगेन और कोई सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। और क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, एयरवेज का रिजर्वेशन सिस्टम है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो सिस्टम बने होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं कि केवल उनको कंप्यूटर ही समझ सकता है, कंप्यूटर ही उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। वो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर क्या करने वाला है, वो कंप्यूटर की समझ के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। जैसे क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के ऊपर रन करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके जीरो और वन कंसिस्ट होते हैं, वन, जीरो और वन को क्या करके रखता है, वो स्टोर करके रखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तब जाके वो उसको वर्क कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो जीरो और वन की फॉर्म में वर्क करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो मेन प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, when the computer system is on, it is the first software that loads into the computer's memory. Basically it manages all the resources such as the computer memory, CPU, printer, hard disk, etc, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर। जो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक इंटरफेस हमें मिलता है, ठीक है। जो हम रैम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, वो किसकी मदद से चल पाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और आगे डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो ऑल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। जैसे सीपीयू को मैनेज करना है, कीबोर्ड को मैनेज करना है, हार्ड डिस्क को मैनेज करना है, रैम को मैनेज करना है, सारी चीजें कौन करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने एग्जांपल अभी दिए थे, जैसे लिनक्स हुआ, एप्पल हुआ, मैक ओएस हुआ, ठीक है। वो क्या करते हैं हमारे ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये नाम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब देखो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। जैसे अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये करना है मुझे, ठीक है, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर,
जैसे हमने जावा की या सी प्लस प्लस में कोडिंग की, तब क्या करेंगे हम लोग, उसको किसी लैंग्वेज प्रोसेसर की मदद से ट्रांसलेट करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, उसके बाद में कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में देंगे, तब जाके कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, और अ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। मींस जैसे एक माउस है, माउस का एक ड्राइवर होगा, माउस को क्या करना है, ठीक है, वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है डिवाइस ड्राइवर, सॉफ्टवेयर ही है बेसिकली ये। उसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में फीचर्स क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के बहुत नजदीक होता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने हैं बाइनरी फॉर्म में या मशीन लैंग्वेज में, वो कौन देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर देते हैं। उसके बाद में ये किस लैंग्वेज में, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें लिखे होते हैं, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। उसके बाद में इनको समझना और डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कंप्यूटर में जब पढ़ोगे, जब कंप्यूटर को हम डिजाइन करेंगे या फिर बनाएंगे, तो हमें बहुत डिफिकल्ट पड़ता है इसको समझना, और बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना बहुत डिफिकल्ट है, हमें ये नहीं पता पड़ पाएगा कौन कौन सी रिसोर्सेज मुझे यूज करनी है। जैसे माउस को इंसर्ट करते हैं, कीबोर्ड को इंसर्ट करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कब कनेक्ट होगा, और उसके रिसोर्सेज ड्राइवर्स वगैरह क्या होंगे। उसके बाद में फास्ट एंड स्पीड, वर्किंग स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है ना, वो फास्ट होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है, तो ये बहुत फास्ट होते हैं चलने में। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूजर इज कंपैरिजन टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, इसमें होता क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में? सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में होता ये है कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूजर के इंस्ट्रक्शन में बहुत कम आते हैं। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें क्या करोगे? जब आप ऑन करोगे तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या चलने वाला है, क्योंकि यूजर के इंस्ट्रक्शन में नहीं है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा, वो यूजर के इंस्ट्रक्शन में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यूजर इंस्ट्रक्शन से वो बहुत ना थोड़े से लेस इंटरेक्टिव रहते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कॉमन स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। एंड यूजर मींस हम जो यूजर है वो एंड यूजर्स होते हैं। जैसे हमें कोई एप्लीकेशन चलानी है, जैसे कोई वर्ड प्रोसेसर चलाना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है, या कोई एक्सेल चला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना है, कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन चलानी है, तो हम किसका यूज करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या कोई एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो, जो आप यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हैं। अब देखो जनरल पर्पस क्या होते हैं। जनरल पर्पस आप वही देखते हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, जैसे अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या कोई पेंट है, नोटपैड है, फोटोशॉप है, ताकि क्या है, जनरल पर्पस है, आप डेली लाइफ में उनको यूज करते हो। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम है, इनवॉइस बनाना है मुझे, या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है मुझे, ठीक है। जैसे हम जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसी तरीके से हमें कोई जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो किस में आते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। उसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे जो हमारी फंक्शनलिटी को थोड़ा सा एडिशनल बढ़ा देते हैं। जैसे एंटीवायरस हुआ हमारा, ठीक है, या फिर डिस्क क्लीनर हुआ, डिस्क रिपेयर हुआ, मैं हम डेटा को रिकवर करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फीचर्स क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? फीचर्स में क्या होते हैं? देखो, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इट परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, ठीक है। Mostly the size of software is big, so it's requires more space, storage space. Means जैसे अगर आप किसी गेम को देखोगे, तो कोई गेम क्या करेगा आपका, जो स्पेस आपकी बहुत ज्यादा लेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपका बीजीआई गेम है, बीजीएमआई गेम है, या फिर आपका साइबर पंक गेम है, या आपका कोई और गेम है, तो वो क्या करते हैं? आपकी स्पेस को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर से ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। आप इनको यूज करते हैं, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोल के बैठा हूँ और इस पे इंटरेक्टिव हो रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा इंटरेक्टिव हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आपको शो कर पा रहा हूँ कि जो मैंने क्रिएट किया है, जो कंटेंट मैंने क्रिएट किया है वो आपको शो कर पा रहा हूँ, तो मैं इसके साथ में ज्यादा इंटरेक्टिव हूँ, ठीक है। मुझे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बहुत इजी समझ में आते हैं, जल्दी समझ में आते हैं और इजी टू यूज होते हैं सारे। उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस लैंग्वेज पे लिखे होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज पे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो यूजर के समझ में आते हैं? जैसे C++, जावा, पाइथन, C#। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंस आपने पता कर लिया होगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हाई लेवल में लिखे जाते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव होते हैं यूजर से, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मोर इंटरेक्टिव होते हैं यूजर से, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है इंडिपेंडेंट होते हैं, आपका कोई कमांड नहीं होता सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, ठीक है। ये आप कुछ डिफरेंसेस हैं इनके। उसके बाद में प्रोग्रामिंग टूल्स। देखो, प्रोग्रामिंग टूल्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके उसको माइक्रोफोन को टर्न ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबको अनम्यूट कर दिया है। आप अब अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है अभी तक के कंटेंट में वो आप पूछें। Sir, what are low-level languages? लो लेवल लैंग्वेजेस मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके लो लेवल लैंग्वेज पे बने होते हैं, जो केवल कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के समझ में आता है, कंप्यूटर ही वर्क कर पाता है उस पर। You लो mean लेवल, language is a binary language? हाँ, बाइनरी लैंग्वेज। This meeting is being recorded. जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो लो लैंग्वेज पे बने होते हैं। देखो, ये कह रही है कैन यू इन्फॉर्म मी दैट विच सब्जेक्ट है, किस सेमेस्टर के लिए? नेहा, ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ने में तो आप प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं इजीली, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है बीएससी के लिए, स्पेशली बीएससी वालों के लिए है वैसे तो ये, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, डेली क्लास होती है। Sir, are you provide the PDF of this? यस, वी विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। बीए वालों के लिए 6 बजे से क्लास चलती है, बेसिक कंप्यूटर स्किल की। नो मॉर्निंग, इवनिंग। जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं वो सब इवनिंग में होती हैं। Sir, can we get PDF of previous classes? यस।
अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग टूल्स पे। देखो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं आपके, प्रोग्रामिंग टूल्स विच मींस जो आपके हेल्प करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होते हैं आपके जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। ये आपके प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। जैसे आईडी का नाम सुना होगा आपने। आईडी क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई, और हम क्या करते हैं, एक आईडी का यूज करते हैं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसको चला के देखते हैं, ठीक है। जब हम आगे सेकेंड यूनिट पे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आईडी कैसी होती है और कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। कोड एडिटर मैं MS DOS को और अच्छे से समझा दूंगा। अभी जब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आएगा तो मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। कोड एडिटर क्या होते हैं, अगेन ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी कोडिंग के लिए काम आते हैं। कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर अगेन ये लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। डीबगर जो एरर फाइंड करते हैं कोड के अंदर कि आपके कोड के अंदर क्या एरर आ सकती है या क्या क्या एरर है आपके कोड के अंदर, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी कोडिंग पे एक कोडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। बेसिकली ये क्या करता है कि आप जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी नए फीचर्स ऐड करते हैं तो उनको ना वॉच करने का, एक तरीके से मैनेज करने का काम करता है वर्जन कंट्रोल, ठीक है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो किस तरीके से टेस्ट करना, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर बनने के बाद में टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट होने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, कोई फ्लो तो नहीं आ रहा है, कोई क्रैश तो नहीं हो रहा है वो, ठीक है। इस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, उसको टेस्टिंग फ्रेमवर्क की मदद से हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद में कोड क्वालिटी एंड एनालिसिस टूल क्या होते हैं। देखो कोड क्वालिटी का मतलब क्या है, कोड क्वालिटी का मतलब ये है कि जो आपने कोड लिखा है उस कोड को आपने किस बेस पे लिखा है, ठीक है। उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा, कहीं ज्यादा स्पेस तो नहीं ले रहा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में डेटा रिस्क मैनेजमेंट टूल क्या होते हैं, जो आपके डेटा को, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो क्या करते हैं आप उसमें कोई डेटाबेस को ऐड करते हैं। डेटाबेस को ऐड करने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे या आपके एप्लीकेशन पे जो भी यूजर आएंगे उनका डेटा सेव करने के लिए आपको किसी न किसी डेटाबेस मैनेजमेंट की टूल की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल की हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एसक्यूएल होता है, माइस्क्यूएल होता है, NoSQL होता है, MongoDB होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे डेटाबेस टूल होते हैं। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर में फाइंड करने जाओगे तो आपका MS एक्सेस करके एक डेटाबेस टूल होता है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर विच मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर क्या होते हैं, जो एक बार में आपका जो कोड लिखा है ना उसको ट्रांसलेट कर देते हैं एक ही बार में, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, आपके कोड को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आपने कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है, मशीन लैंग्वेज का मतलब सिंपली ये है कि 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। सपोज करो मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मुझे अपने नाम को प्रिंट कराना है। अगर मैं उसको मशीन लैंग्वेज में लिखने के लिए बैठूंगा तो क्या मैं लिख पाऊंगा उसको, एबल होऊंगा उसमें लिखने के लिए, क्या मैं लिख सकता हूँ उसको, नहीं। नहीं लिख सकता, ठीक है। क्योंकि मैं कब तक लिखूंगा 0101 कब तक लिखूंगा उसमें, अपना नाम ही लिखने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो जो हमारी लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं लो लेवल लैंग्वेज। रेट बढ़ाने के लिए वेट ज्यादा बेचने के लिए ऐसे बढ़ा नहीं सकते, कंट्रोल होता है इसलिए बढ़ा रहे हैं। आपका माइक ऑन है क्या? Side. ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। खुली है क्या उसमें? हमारा नहीं होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या क्या आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर में सबसे पहले जैसे कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, आपका एक बार में जो आपका कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस बेस पे,
सिंपली 0 और 1 की फॉर्म में एक बार में पूरा कोड लेगा वो और उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपली, बिल्कुल विदाउट एररलेस। ठीक है, कोई भी उसमें एरर नहीं होगा, जो आपने लिखा है उसको सिंपली 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सर यस सर। आप अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रहने दीजिएगा, इसको अभी ऑफ मत करिएगा, बस रिकॉर्डिंग ठीक को है। बंद करके हम्म। और राइट्स सर को ट्रांसफर करिए। ओके। कंपाइलर, ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा इंटरप्रेटर। देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर बेसिकली जो अब हमारा कोड लिखा गया है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम करता है। लाइन बाय लाइन मतलब जैसे आपकी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे और उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा वो। लाइन बाय लाइन क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा वो। ठीक है, इंटरप्रेटर जैसे पाइथन में होता है, मैटलैब में होता है, एक लैंग्वेज है पर्ल जिसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो लैंग्वेज लिखी गई है उनको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा इंटरप्रेटर के अंदर। ठीक है, देखो ये डिफरेंसेस है कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। जैसे कंपाइलर के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा वगैरह। ठीक है, ये सब हमारी किस में आती है, कंपाइलर में। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब इनका जो कोड होता है वो एक बार में ही ट्रांसलेट हो जाता है पूरा। लेकिन जो पाइथन वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट है या रूबी है या पर्ल है, ठीक है, इनका जो कोड ट्रांसलेट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, एक एक करके होगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्ड में बोलूं तो कैसे, जैसे आपके देश की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपके देश की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने चलाती देश है। को देश को चलाती है। ऐसे ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जी अपने आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूनुस, यस सर। time is already 5 minutes over. आज की क्लास को यहीं पे वाइंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर होती है, हम कल से कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगी। सर दोनों का करा देना, प्रीवियस प्लस का भी। हाँ, अभी पहली यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, वो कंप्लीट होने के बाद हम आपको दोनों करा देंगे।